Hello everyone, welcome to UPSC IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर हम कर रहे थे लोक अदालत उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में बेसिकली चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज दो ही टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। पहले हम देखेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में कि किस तरीके से ग्राम न्यायालय को बनाया गया था, किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं इसके और क्या क्या प्रॉब्लम है जो बेसिकली एट प्रेजेंट ग्राम न्यायालय फेस कर रहा है वो भी हम देखेंगे। एंड जो न्यू टॉपिक जो है बेसिकली कमर्शियल कोर्ट जो इसमें ऐड हुआ है 7th एडिशन लक्ष्मीकांत में, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कमर्शियल कोर्ट एक्ट आया गया था, उसकी क्या क्या उसके कारण बेसिकली कौन कौन सी बॉडीज़ को फॉर्म किया गया है, कमर्शियल कोर्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उन रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या फीचर्स है इसके वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन हम। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से आपका जो ग्राम न्यायालय एक्ट आया था 2008 में, एंड इट हैज़ बिन इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम न्यायालय एट द ग्रास रूट लेवल पे देखने को मिलेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द जस्टिस टू द सिटीजन्स एट देयर डोर स्टेप, यानी घर घर में जाकर जो है कहीं ना कहीं लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की जा रही है। एंड टू इंश्योर दैट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन ड्यू टू सोशल इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटीज़, यानी ऐसा कोई पर्सन जो कि सोशली काफ़ी ज़्यादा वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, डिसेबल है कहीं ना कहीं, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं जो उसका जो जस्टिस है कहीं ना कहीं सिटीज़न का वो डिनाई नहीं किया जा सकता इन सब चीज़ों के कारण। दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि डोर स्टेप यानी ग्रास रूट लेवल पे जाके जो है जस्टिस प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे की गई है। दैट्स वाई ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 को लाया गया था। अगर हम बात करें ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये मोबाइल विलेज की तरह काम करते हैं। ठीक है, मोबाइल विलेज कोर्ट की तरह काम करते हैं इंडिया में, और मेन एम इनका यही है कि किस तरीके से स्पीडी और एक्सेसिबल जस्टिस प्रोवाइड करना है रूरल कम्युनिटीज़ को। ठीक है, अगर हम बात करें जुरिस्डिक्शन की तो सिविल जुरिस्डिक्शन एज वेल एज क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन दोनों ही ग्राम न्यायालय के पास हैं, और ये कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं समरी ट्रायल प्रोसीजर में। एंड इसके कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है और सिंपलर होता है ये प्रोसीजर जो कि फॉलो किया जाता है ग्राम न्यायालय के द्वारा एज़ कम्पेयर टू जो रेगुलर कोर्ट जिस तरीके से प्रोसीडिंग के टाइम जो प्रोसीजर फॉलो करती है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होता है। बट क्योंकि यहाँ पे कंसिलिएशन के थ्रू मैटर को सॉल्व करना होता है, दैट्स वाई समरी ट्रायल प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अगर हम बात करें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तो न्यायाधिकारी होते हैं यहाँ पे जज जो कि प्रिजाइड करते हैं ग्राम न्यायालय को, और वो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं विद पावर इनकी जो है कहीं ना कहीं सिमिलर देखने को मिलेगी, जो कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जो पावर होती है वो पावर जो है न्यायाधिकारी को यानी वो पर्टिकुलर जज को मिलती है। अब हम बात करें कि जो मेन सीट है ग्राम न्यायालय की वो आपको देखने को मिलेगी हेड क्वार्टर ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत, जो भी इंटरमीडिएट पंचायत है उसका हेड क्वार्टर में वो ग्राम न्यायालय का ऑफिस या फिर जो भी सीट है देखने को मिलेगा। बट इसके अलावा वो जो भी विजिट बेसिकली विलेजेस है वहाँ पे भी विजिट कर सकता है जो भी केसेस वगैरह को सुनने के लिए। ग्राम न्यायालय जो है कहीं ना कहीं उनके पास जो है क्रिमिनल ट्रायल्स को सुनने की पावर है जैसे कि हमने देखा था, और इस केस में वो अगेन फॉलो करते हैं समरी ट्रायल प्रोसीजर को जो कि सिमिलर होता है टू द प्रोविजंस इन द कोड ऑफ क्रिमिनल कोड CRPC में देखने को मिलेगा। और जो भी जजमेंट या फिर ऑर्डर दिया जाता है ग्राम न्यायालय के द्वारा वो उसको उसी डिग्री की तरह माना जाता है जो आपको नॉर्मल कोर्ट जिस तरह से एक जजमेंट देते हैं जिसकी डिग्री की जो वैल्यू जो होती है, जिस अवार्ड की जो वैल्यू होती है कोर्ट के अंदर, वही वैल्यू जो है इनके द्वारा जो दी हुई जजमेंट है उनकी वैल्यू होती है। और यहाँ पे अगेन आपको इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ किया जा रहा है कि क्योंकि ग्राम न्यायालय को जो है जो भी पर्टिकुलर केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने होते हैं, डिले नहीं करना होता, दैट्स वाई वो समरी प्रोसीजर को जो है फॉलो करते हैं जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम समझें, अगर मान लो एक गांव है, उस गांव में मान लो एक पर्सन है राम और दूसरा है श्याम। अब राम जो है उसकी साइकिल जो है चोरी हो गई है और उसने इल्ज़ाम लगाया शाम के ऊपर कि भाई शाम ने जो है मेरी साइकिल की चोरी करी है। अब बातचीत से तो वो मान नहीं रहे, मतलब शाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हाँ पे मैंने चोरी करी है। तो अब राम के पास जो है यहाँ पे ऑप्शन है कि वो अपना जो कंप्लेंट है वो फाइल करे ग्राम न्यायालय जो भी लोकल ग्राम न्यायालय हैं उसमें, और डिटेल्स बताए कि क्या क्या चीज़ें चोरी हुई थी, कैसी साइकिल थी, कब चोरी हुई वगैरह। तो सेकंड स्टेप देखने को मिलेगा कि जो न्यायाधिकारी हैं वो एग्जामिन करेंगे कंप्लेंट को और सम्मन करेंगे दोनों ही पार्टीज़ को, नहीं राम और श्याम को दोनों को ही बुलाएंगे और उनसे बोला जाएगा जो भी अपनी स्टेटमेंट है उसको प्रेजेंट करो, जो भी एविडेंसेस है आपके पास। अगर राम को लग रहा है कि भाई शाम ने चोरी करी तो कुछ एविडेंसेस दिखाए जिसके थ्रू प्रूव हो कि शाम ने ही चोरी करी है, कोई विटनेस है।
ठीक है। फिर यहाँ पे जो है न्यायाधिकारी जो है मीडिएट करेगा, दोनों ही पार्टीज़ के बीच में जो है सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा ताकि डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी जो है सेटल डाउन हो सके। एंड इन केस अगर कंसीलिएशन फेल हो जाता है, दोनों आपस में एग्री नहीं होते, एग्री इन द सेंस कि यहाँ पे श्याम अगर मान लो एग्री कर जाता है कि हाँ भाई मैंने ही साइकिल चलाई है, मैं आपको दे देता हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा सेटलमेंट हो जाता है, तो उस केस में तो मतलब ऑर्डर पास करना ईजी है। बट इन केस अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो उस केस में देखने को मिलेगा जो आपके न्यायाधिकारी हैं वो एक समरी जजमेंट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस, यानी एविडेंसेस के बेस में जो भी उन्हें लगेगा कि हाँ पे एविडेंसेस शो कर रहे हैं कि भाई श्याम ने चुराई है, तो वो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग वो जजमेंट देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बताया गया क्या क्या रीजंस है इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ग्राम न्यायालय को। पहला बताया गया है एक्सेस टू जस्टिस बाय द पुअर एंड डिसएडवांटेज रिमेन्स अ worldwide problem despite diverse approaches and the strategies that have been formulated and implemented to address it। ठीक है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करके देख ली, इतनी सारी स्ट्रेटजीज बना ली, बट अभी भी जो आपकी जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन के लोग हैं, उनको अभी भी जस्टिस जो है नहीं मिल पा रहा। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारी कंट्री के अंदर जो आपका आर्टिकल 39A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है स्टेटों किस तरीके से आपको सिक्योर करना है, दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे होना चाहिए, और प्रोवाइड करना है आपको फ्री लीगल एड टू इंश्योर दैट द अपॉर्चुनिटीज़ जो है फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज के कारण ऐसा बिल्कुल ना हो कि किसी पर्सन को जस्टिस नहीं मिल पा रहा हो। इन द रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस मेजर लिए हैं उन्होंने स्ट्रेंथन करने के जुडिशियल सिस्टम को बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। इनकॉर्पोरेट किया है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप नॉर्मल कोर्ट में जाके आप डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करना चाहते, या फिर आपके जो डिस्प्यूट है बहुत ज़्यादा मतलब पिटी नेचर के हैं, कि आप नॉर्मल मीडिएशन के थ्रू, कंसिलेशन के थ्रू अगर आप बाहर कोर्ट के बाहर उसको सॉल्व कर रहे हो, तो वो सारी तरकीबें, वो सारे ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने लेके आई है। चाहे हम आर्बिट्रेशन की बात करें, कंसिलेशन की बात करें, मीडिएशन की बात करें, यहाँ तक कि लोक अदालत को कंडक्ट करने की बात करवाई जा रही हैं। एंड दीज मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन फर्दर, यानी इन सब चीज़ों को फर्दर हमें स्ट्रेंथन करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आज भी जो गरीब लोग हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन के जो लोग हैं, उनको भी जस्टिस अच्छे से मिल सकें। नेक्स्ट है द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 114th रिपोर्ट ऑन ग्राम न्यायालय के ऊपर सजेस्ट करती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय का होना ज़रूरी है, सो दैट स्पीडी और इनएक्सपेंसिव और सब्सटेंशियल जस्टिस शुड बी प्रोवाइड किया जाए कॉमन मैन को। इसके लिए ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 को लाया गया विद ब्रॉडली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन थी, उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे ग्राम न्यायालय एक्ट को बनाया गया है। ठीक है, जस्टिस टू पुअर एट द डोर स्टेप इज़ द ड्रीम ऑफ द पुअर, मतलब एक मतलब जो ऐसे पुअर सेक्शन के जो लोग होते हैं, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा चीज़ों से प्रॉब्लम से फेस कर रहे होते हैं। एक तो उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी को कुछ लाइवलीहुड का इशू है, कोई एजुकेशन नहीं ले पा रहा उसका इशू है, किसी घर में कुछ और इशू चल रहा है, तो इतने सारे इशूज से वो वैसे ही वो जो पुअर सेक्शन के लोग हैं वो इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं कि जब बात जस्टिस की आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाता, या फिर वो लेना ही नहीं चाहते, बिकॉज उन्हें पता है कि ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा गरीब हैं, कोई हमारी बात सुनेगा कैसे, हम पे एविडेंसेस नहीं है, वट एवर रीज़न कि उनके पास इकोनॉमिकली वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पैसा नहीं है। तो इस स्टेप में अगर ग्राम न्यायालय बनाकर उनके डोर स्टेप यानी घर में आकर, या घर घर पे अगर उनको इस तरह से न्याय अगर मिल जाए, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि हमारे यहाँ जो है आपको बेसिकली राइट देखने को मिलेगा, आपको डीपीएसपी में स्टेट गवर्नमेंट को जो है डायरेक्शंस दी जाती हैं, एंड आपका जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 22 है फंडामेंटल राइट है, उसके थ्रू भी जो है कहीं ना कहीं बात की जाती है किस तरह से जस्टिस जो है हर एक पर्सन को मिलना चाहिए। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने के लिए हर एक गरीब लोगों को उनके डोर स्टेप पे जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की गई है। एंड उसके लिए यहाँ पे सेटअप किया गया है ग्राम न्यायालय को रूरल एरियाज़ में, स्पेसिफिकली जो कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो सिविल मैटर्स हो, क्रिमिनल मैटर्स हो, दोनों मैटर्स को जो है ग्राम न्यायालय देखेगा और स्पीडी रखेगा, प्रोसेस को अफोर्डेबल रखेगा, और सब्सटेंशियल जस्टिस यहाँ प्रोवाइड करने की बात की जाएगी। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स क्या है ग्राम न्यायालय एक्ट के। पहले बताया गया है कि द ग्राम न्यायालय शेल बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा ऑफ द फर्स्ट क्लास, एंड इसको प्रिजाइड करेंगे न्यायाधिकारी, एंड शेल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट करेगी किससे, कंसल्ट करके हाई कोर्ट से, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट के जो विलेजेस हैं वहाँ पे ग्राम न्यायालय बनाया जाएगा, उसके वहाँ पे जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होने चाहिए, और उसको प्रिजाइड करने वाले को न्यायाधिकारी बोला जाएगा। और उसको कौन बनाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, आपके
जुडिशियल ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट करेगी कंसल्ट करके हाई कोर्ट से। ग्राम न्यायालय शैल बी स्टैब्लिश फॉर एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, यानी जो आपका इंटरमीडिएट लेवल है वहाँ पे जो पंचायत होगी वहाँ पे बनाया जाएगा। और अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूस पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल पे, मान लो एक नहीं दो या चार पंचायत का मान लो ग्रुप है इंटरमीडिएट लेवल पे, वहाँ पे बनाया जाएगा ना डिस्ट्रिक्ट। और वेयर देर इज़ नो पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल इन एनी स्टेट, ठीक है। या फिर देखा जाएगा कि इंटरमीडिएट लेवल पे जहाँ पे कोई पंचायत नहीं, अगर वहाँ पे बनाना तो वहाँ पे भी बनाया जाएगा फॉर अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट है द न्यायाधिकारी हु विल प्रिजाइड ओवर दीज ग्राम न्यायालय आर स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर ही होनी चाहिए। एंड इट विल बी ड्राइंग द सेम सैलरी होगी इनकी, ड्राइंग द सेम पावर होगी जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को मिलती है, जो कि वर्क करता है अंडर द हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट के अंदर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जो भी पावर्स होती हैं, जो सैलरीज होती है, वो इस चीज़ आपको यहाँ पे काम करने वाले जो न्यायाधिकारी होंगे उनको भी मिलेगा। ग्राम न्यायालय शेल भी मोबाइल कोर्ट होगा, एंड यहाँ से वह अच्छे से बेसिकली मूव कर सकता है, एक गांव से दूसरे गांव जाना है उसको चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। एंड शेल एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल और सिविल कोर्ट की पावर देखने को मिलेगी। द सीट जो है ग्राम न्यायालय की विल बी लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत, एंड दे विल गो टू विलेजेस वर्क देयर एंड डिस्पोज द केसेस। अगर उसको मान लो एक गांव से दूसरे गांव जाना तो वहाँ पे जाएगा, अपना सेटअप करेगा, जो भी केसेस होंगे वहाँ पे सुने जाएंगे, फिर दूसरे गांव में जाएगा। तो इस तरह से मोबाइल कोर्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि कोर्ट यहाँ पे एक जगह फिक्स नहीं है। आप गांव की, क्योंकि गांव डोर स्टेप में आपको यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि द ग्राम न्यायालय शेल ट्राई क्रिमिनल केसेस, सिविल सूट्स, क्लेम्स और डिस्प्यूट विच आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड द सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। यानी जो ग्राम न्यायालय एक्ट है 2008 का, उस पर्टिकुलर एक्ट में जो है फर्स्ट शेड्यूल में कुछ केसेस को स्पेसिफाई किया गया है, सेकंड शेड्यूल में भी उसके हिसाब से जो है कहीं ना कहीं ग्राम न्यायालय काम करेगा। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं ग्राम न्यायालय की, तो यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो है यहाँ पे कुछ क्रिमिनल केसेस के बारे में लिखा हुआ है, कि किस तरीके से जो है ऑफेंसेस स्पेसिफाई किए गए हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस से रिलेटेड। एंड दीज ऑफेंसेस कवर करते हैं रेंज ऑफ मैटर्स, जैसे कि थेफ्ट इसके अंदर आ सकता है, असॉल्ट को कवर किया गया है, किसी के कारण अगर मान लो कोई भी अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है तो वो इसके अंडर, यानी आपका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर आपको क्रिमिनल केसेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई चोरी हो जाती है गांव के अंदर, तो किस तरीके से ग्राम न्यायालय जो है हैंडल करेगा उस केस को, तो इस शेड्यूल के अंदर वो सब चीज़ें बताई हुई हैं। वही हम बात करें सेकंड शेड्यूल की, तो यहाँ पे आपको जुरिसडिक्शन देखने को मिलेगा ओवर दी सिविल सूट। कोई भी क्लेम्स है, कोई भी डिस्प्यूट्स है, वो इस पर्टिकुलर सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है। लाइक अगर डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू लैंड, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई उधार का कुछ ऐसा कोई डिस्प्यूट आ रहा है, कोई लीगल क्लेम्स है, वो सब इसके अंदर कवर किए जाएंगे, सेकंड शेड्यूल के अंदर आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बताया गया है कि द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन गिवन पावर टू अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट एज पर द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जिन जिन मैटर के ऊपर वो लॉ बना सकते हैं, उन मैटर से रिलेटेड अगर मान लो कुछ भी चीज़ें को अमेंड करना है फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में, तो वो काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी लेजिस्लेटिव फील्ड में जो पावर्स है, जिन जिन मैटर्स के ऊपर पावर है, उन मैटर्स से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल में अमेंड लाना है, तो वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ सकती है। नेक्स्ट बोला गया है कि ग्राम न्यायालय फॉलो करता है समरी प्रोसीजर को इन क्रिमिनल ट्रायल में। ये चीज़ हमने अभी मैंने डिस्कस भी करी थी किस तरीके से, बट एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देती हूँ इस चीज़ को, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो समरी प्रोसेस होता है ना, प्रोसीजर जो होता है वो एक लीगल प्रोसेस होता है, जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है इन्फोर्स करने के लिए राइट्स को मोर स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली देन दी ऑर्डनरी मेथड। यानी जो ऑर्डनरी मेथड यूज़ किया जाता है उससे कह सकते हैं थोड़ा सा लाइटर होता है ये, मतलब ताकि अच्छी तरीके से जो भी आपके राइट्स है स्विफ्टली और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सकें। एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है सिंप्लीफाई करना है प्रोसीजर को इन केस वेयर द डिफेंडेंट लैक्स अ वैलिड डिफेंस। यानी जो भी आपका डिफेंडेंट है उसके पास जो है जो वैलिड डिफेंस नहीं है खुद को करने के लिए, उस केस में आपको देखने को मिलेगा समरी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है आपके जजेस के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मान लो प्रोसीडिंग जो होती है पर्टिकुलरली यूज़फुल फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लेम्स हो गया, जैसे कि अगर उधार वाला कुछ इशू है, कुछ
कह सकते हैं, जहाँ पे लिक्विडेटेड डिमांड से अराइजिंग फ्रॉम द रिटन कॉन्ट्रैक्ट से हुई हैं, कुछ इनैक्टमेंट्स है, कुछ गारंटीज है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम एक एग्जांपल्स के अगर रिलेटेड में समझाऊँ कि लेट कंसिडर करते हैं कि क्रिमिनल केस है जहाँ पे अगेन एक विलेज है, वहाँ पे कुछ चोरी हुई है। तो इस केस में देखने को मिलेगा कि मान लो मिस्टर रमेश है, उन्होंने फाइल किया है कंप्लेंट एक लोकल ग्राम न्यायालय के अंदर, एंड वहाँ पे देखने को मिलेगा कि दोनों ही पार्टीज़ को जो है बेसिकली ग्राम न्यायालय ने बेसिकली बुलाया है, वो भी एविडेंसेस के साथ कि आप जो भी एविडेंसेस है उसके साथ आप आइए। एंड यहाँ पे जो न्यायाधिकारी होगा, जज होगा, वो ट्राई करेगा कि दोनों ही पार्टीज़ के बीच में जो भी चोरी हुई है वहाँ पे जो इन दोनों के बीच में मीडिएशन की जाए। अगर कंसिलेशन होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो वही न्यायाधिकारी फिर वहाँ पे स्विफ्ट जजमेंट देगा बेस्ड ऑन द एविडेंस। जो वर्ड है ना स्विफ्ट, यानी जो नॉर्मल ऑर्डनरी मेथड जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा लाइटर होगा ये, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है, एविडेंसेस के बेसिस पे वहाँ पे जज जो है बेसिकली मतलब जजमेंट देगा। अगर जजमेंट जो है उनकी जो भी जजमेंट दी जाएगी उसको एक डिग्री की तरह ही आप फॉलो किया जाएगा दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि द ग्राम न्यायालय शेल एक्सरसाइज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट विद सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ। बिकॉज देखो मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो चीज़ें आपका नॉर्मल कोर्ट यूज़ करता है, सिविल कोर्ट जो नॉर्मल सिविल कोर्ट के पास जो प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से कोई अगर केसेस आएंगे उनमें किन किन प्रोसीजर को बेसिकली यूज़ किया जाएगा, तो वो प्रोसीजर कहीं ना कहीं सेम तरीके से ग्राम न्यायालय को आप नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन यहाँ पे की जाती है। एंड शेल फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, ठीक है। जो भी इस पर्टिकुलर एक्ट में यानी ग्राम न्यायालय एक्ट में जो स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है कि जिसके हिसाब से ग्राम न्यायालय को काम करना है उस हिसाब से वो देखने को मिलेगा। द ग्राम न्यायालय शेल ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट एज फार एज पॉसिबल बाय ब्रिंगिंग अबाउट कंसिलेशन, यानी जितना हो सके कंसिलेशन के थ्रू दोनों ही पार्टीज़ के बीच में आपको उस डिस्प्यूट को सेटल डाउन करना है। एंड फॉर दिस पर्पस इट हैज़ मेक यूज़ ऑफ कंसिलेटर को यूज़ करेंगे वो टू बीइंग अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस, यानी इन पर्पस के लिए इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए उन्हें अगर कंसिलेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा सो दैट दोनों ही पार्टीज़ के बीच में जो भी डिस्प्यूट है वो कंसिलेशन के थ्रू सॉल्व हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि द ग्राम न्यायालय शेल नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइडिंग इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बट शेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय द हाई कोर्ट। यानी ऐसा देखो, सबसे पहला जो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, जो भी उसमें रूल्स बताए गए हैं कि उस रूल्स के हिसाब से ही आपने जो जो चीज़ें हैं एविडेंस जब आप देख रहे हो तो उन एविडेंस को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे यूज़ करना है, तो उन रूल्स के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बट इन केस ऑफ ग्राम न्यायालय वो रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते हैं। जब आप एविडेंसेस को देखा जाएगा न्यायाधिकारी के द्वारा तो वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसको फॉलो करेगा। और इसके अलावा अगर मान लो कुछ ऐसे रूल्स है जो स्पेशली हाई कोर्ट ने बना के दिए उनको कि भाई आप इन रूल्स को फॉलो करो, तो हाई कोर्ट के द्वारा जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको फॉलो करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है नेचुरल जस्टिस क्या होता है, बट अगेन मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो ग्राम न्यायालय हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे जब भी वो इवेलुएट करेंगे एविडेंसेस को, और मेनली वो जब एविडेंसेस को देख रहे होंगे तो वो मेन फोकस करेंगे फेयरनेस के ऊपर कि कितना ज़्यादा वो एविडेंसेस है, कितना सच है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली रिजिड टेक्निकलिटीज़ को नहीं देखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि फ्लेक्सिबल तरीके से जितना हो सके उसको उस बेसिस पे जो है जज किया जाए, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फोकस किया जाएगा फेयरनेस पे और इक्विटी पे रादर देन द रिजिड टेक्निकलिटीज़। अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू हम समझें कि लेट्स कंसिडर एग्जांपल जहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ है राम एंड श्याम के बीच में, जैसे कि हमने बात की थी, मान लो दो पर्सन है राम एंड श्याम, ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है। अब राम जो है क्लेम कर रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड है, यानी कहीं ना कहीं उनके इंसेस्टर्स के द्वारा ये ओन की हुई प्रॉपर्टी की मेरे दादा परदादाओं की ज़मीन है तो ऑब्वियसली मेरा ही होना चाहिए अब, क्योंकि मैं ही उनके डिसेंडेंट हूँ। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राम इस तरीके से क्लेम कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके पास उस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, एविडेंसेस भी हैं। वहीं अगर हम श्याम की बात करें तो वो यहाँ पे एसेट कर रहा है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है मैंने परचेज़ करी है, जो प्रीवियस ओनर था उससे मैंने खरीदी, और वहाँ पे वो उसके पास जो भी पेपर्स वर्क होगा जहाँ पे उसने शो कर रखा है कि वहाँ उसने ओनर से लिया है, तो उनको वो एज एविडेंस के तौर पे दिखाएगा न्यायाधिकारी को। अब जो ग्राम न्यायालय हैं देखने को मिलेगा वो स्ट्रिक्टली अडेयर नहीं है फॉर्मल रूल्स ऑफ एविडेंसेस, जैसा कि हमने बात की है। यानी यहाँ पे जो है न्यायाधिकारी के द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि दोनों ही पार्टी जो हैं
उनके पास फेयर अपॉर्चुनिटी दी गई है प्रेजेंट करने के लिए अपने अपने केसेस को, यानी जो भी राम अपना क्लेम कर रहा है वो फेयरली बता सकते हैं, श्याम जो भी क्लेम कर रहे हैं वो चीज़ फेयरली बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यायाधिकारी वैल्यूएट करेंगे एविडेंसेस को इन द लाइट ऑफ द विलेजर्स का लोकल कस्टम है, लोकल कस्टम्स क्या कहते हैं, किस तरीके से ट्रेडिशंस है, प्रैक्टिकल रियलिटीज़ क्या हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स दोनों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं वो किस तरीके से उनको उनको चेक करना कि सच में किसकी प्रॉपर्टी क्या सच में जो इनकी दादा परदादाओं की ज़मीन है या नहीं है वो चीज़ चेक करना। ये जो पेपर्स श्याम दिखा रहा है वो सही में मतलब ऐसा तो नहीं पेपर झूठे हैं, तो वो सब चीज़ों को यहाँ पे चेक किया जाएगा। यहाँ पे बात की जाए तो आपके जो न्यायाधिकारी हैं यहाँ पे कॉमन सेंस का ज़्यादा उपयोग करेंगे, यानी यहाँ पे जो आपके कोर्ट है वो देखेंगे किसका वेट यानी ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट किसकी ज़्यादा है, यानी जिसकी दोनों डॉक्यूमेंट देखो प्रेजेंट कर, राम भी अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा और श्याम भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे, तो किन डॉक्यूमेंट्स की जो ऑथेंटिसिटी है उसका किसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है, क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस यानी जो भी विटनेस प्रेजेंट किया जा रहा है उसकी किसकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, एक ओवरऑल कंटेक्स्ट में यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो एविडेंसेस के थ्रू ग्राम न्यायालय को लगता है कि जो मिस्टर श्याम राम है बेसिकली एंड उनका जो एंसेस्ट्रल डॉक्यूमेंट है उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, ड्यू टू इस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कि भाई यार इतने सालों से उसके दादा परदादाओं की ज़मीनें हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप आसपास के जो लोकल विलेजर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके परिवार को जानते हैं, वो भी जानते हैं कि हाँ भाई ये ज़मीन पहले इनकी थी, तो इन सारी एविडेंसेस के बेसिस पे देखने को मिलेगा कॉमन सेंस लगा के जो इनके डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने प्रेजेंट करे थे उनकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कोर्ट है कंसिडर कर रहा है एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी फेयरनेस को, प्रैक्टिकलिटी को देख रहा है, एक डिसीजन में आने से पहले वो इन सब चीज़ों को देखेगा। एंड अगर मान लो जो एविडेंसेस हैं राम के मतलब बिहाफ में रहते हैं तो ग्राम न्यायालय जो अपनी रूलिंग वगैरह देगा वो राम के बिहाफ में देगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर लैंड है जो भी डिस्प्यूट हुआ है राम और श्याम के बीच में, तो वो राम कहीं ना कहीं इस डिस्प्यूट को मतलब ये जो भी क्लेम जो कर रहा है वो उसका क्लेम कहीं ना कहीं लीगल है और ये जो प्रॉपर्टी है वो राम की बिलोंग करती है। तो मतलब ओवरऑल आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल यहाँ पे मतलब रहेगा प्रोसीजर, कॉमन सेंस का यूज़ किया जाएगा, मतलब इतना भी हार्ड और रिजिड चीज़ें यहाँ पे देखी नहीं जाएंगी कि भाई और सबूत लेके आओ और चीज़ें पता करो। तो इस सब चीज़ों की देखो ये जो डिस्प्यूट आते हैं ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड गाँव में बहुत देखने को मिलेंगे, एक नहीं लाखों लोग होंगे जो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, तो आपको क्या करना है स्पीडी तरीके से जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है और फोकस करना है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को यहाँ पे ध्यान में रख के काम किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि अपील जो होगी क्रिमिनल केसेस की लाई करेगी कोर्ट ऑफ सेशन में, जैसे कि हमने देखा था सबॉर्डिनेट वाले कोर्ट का जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो आपका सेशंस कोर्ट होता है कहीं ना कहीं क्रिमिनल रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सब हैंडल किया जाता है सेशन कोर्ट के द्वारा, और सिविल केसेस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह देखता है। तो जो भी क्रिमिनल केसेस पर जो भी जजमेंट दिया गया होगा ग्राम न्यायालय के द्वारा उसकी जो अपील होगी वो आपकी कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी और उसको बेसिकली सुनने का टाइम जो है 6 महीने का, यानी 6 महीने के अंदर आपको उस पर्टिकुलर केस को सुनना है, डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच अपील, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को ये मिलेगी कि ग्राम न्यायालय के द्वारा जो भी डिसीजन या फिर ऑर्डर या फिर जजमेंट दिए जा रहे हैं उसकी अपील यहाँ पे की जा सकती है। क्रिमिनल केसेस में आपको सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हो, सिविल केसेस में आप अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कर सकते हो, और यहाँ पे अगेन 6 महीने का टाइम दिया गया है कि 6 मतलब उस डेट में जहाँ पे उस पर्सन ने अपील फाइल कर दी, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल की हो या फिर सेशन कोर्ट में अपील फाइल की हो, उस दिन से लेकर 6 महीने तक का टाइम दिया जाता है दोनों ही कोर्ट को कि आप इस 6 महीने के अंदर किसी भी तरीके से केट को जो भी आपका केस है उसको रिजॉल्व कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा कि अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस में फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं भी आपको समझाती हूँ। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्ली बार्गेनिंग में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो एक्यूज्ड है यानी जो जिसने जो अपराध किया है, चोरी करी हो या फिर कुछ भी ऐसा किया हो, तो वो जो अक्यूज्ड है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये जो चोरी है कहीं ना कहीं मेरे द्वारा की गई है या फिर ये चीज़ जो है मैंने किया है। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो नेगोशिएशन है, जो प्रोसीजर है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो पहले से अपनी गलती अगर मान रहा है तो उस केस में जो भी सज़ा होगी उसको उतनी नहीं मिलेगी जितना बाद में मिलने वाली थी। यानी जो भी आपके जो न्यायाधिकारी हैं उन्होंने ऑब्वियसली केस को सुनने के बाद कुछ ना कुछ सज़ा वो देते हैं, बट क्योंकि अगर पहले ही वो जो अक्यूज्ड है वो कहीं ना कहीं उस गलती को मान लेता है और जो टाइम है कह सकते हैं ना कोर्ट का टाइम जो यहाँ पे बच गया, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने क्राइम किया उसने मान लिया, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत सज़ा जो है कम कर दी जाती है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। यानी कि द अक्यूज्ड एग्रीज टू प्लीड गिल्टी टू अ लेसर ऑफेंस, ताकि उसको कहीं ना कहीं देखो पता है
कि मेरे पास जो भी सबूत हैं या फिर दूसरी पार्टी ने जो भी सबूत दिखाए हैं उससे कहीं ना कहीं मेरी चोरी तो भी साबित हो ही जाएगी। तो ऐसा ना हो कि मैं एक्सेप्ट ना करूँ और बाद में मुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल जाए। तो उससे बेटर यही है कि मैं एक लेस ऑफेंस ले लेता हूँ, कम सज़ा मिल जाएगी मुझे और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि द अक्यूज्ड एग्रीज टू प्लीड गिल्टी टू अ लेसर ऑफेंस और एक्सेप्ट अ रिड्यूस सेंटेंस इन केस ऑफ फॉर अवॉइडिंग अ फुल ट्रायल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो आपका लीगल प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा फास्टन हो जाएगा और जो बर्डन होगा कोर्ट में भी कम हो जाएगा। बिकॉज अब यहाँ पे कोर्ट को ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। भाई सामने वाला जिसने चोरी करी है वो एक्सेप्ट कर लेगा तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसने चोरी करी है, जो भी उसका फ़ाइन वगैरह बनता है, जो भी उसका थोड़ा बहुत जेल टर्म बनता है वो आप उसको दे दो। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो ग्राम न्यायालय एक्ट है 2008 का, उसका जो सेक्शन 20 है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से एक पर्सन जो है, एक अक्यूज पर्सन जो है जिसने ऑफेंस किया है एंड पेंडिंग ट्रायल पे है इन ग्राम न्यायालय में, कैन फाइल द एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गनिंग, यानी मुझे भाई माफ़ी दे दो, इस तरह की एप्लीकेशन वो फाइल कर सकता है ग्राम न्यायालय के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कहाँ पे बोली गई है, सेक्शन 20 ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में जो आया था उस पर्टिकुलर एक्ट में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड ग्राम न्यायालय विल देन हैंडल द केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस जो कि बेसिकली मेंशन किए गए हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी सीआरपीसी जो 1973 है उसमें जो जो प्रोविज़न दिए गए उस हिसाब से फिर उस केसेस को हैंडल किया जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं सो दैट आप उसको ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगेन राम एंड श्याम का एग्जांपल है कि भाई राम की साइकिल जो है चोरी हो गई और राम को बेसिकली पता है कि भाई श्याम ने चोरी करी है। तो उसके बिहाफ में वो जो है केस फाइल करता है ग्राम न्यायालय के अंदर कि भाई मेरी साइकिल चोरी हुई है और मुझे पता है कि श्याम ने ही चोरी करी है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि श्याम जो है उसने भी कुछ ना कुछ अपने एविडेंसेस सबमिट करे हैं और राम ने भी अपने एविडेंसेस सबमिट करे हैं। बट श्याम जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड है, या फिर मैं कह सकते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंस है यहाँ पे कि जो एविडेंसेस यहाँ पे पेश किए गए राम के द्वारा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। क्योंकि यहाँ पे उसको देखने को मिलेगा कि राम ने एक आई विटनेस को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लेके आया है, और आई विटनेस यानी कहीं ना कहीं उस पर्सन ने जो श्याम को चोरी करते हुए देखा है कि उस साइकिल को भाई श्याम ने ही चोरी करी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं श्याम को पूरा पक्का पता है कि भाई ये जो एविडेंसेस है ना कहीं मेरी चोरी पकड़ लेगा। तो इस केस में देखने को मिलेगा कि जो राम है श्याम जो है रियलाइज़ करेगा दैट कि फुल ट्रायल जो है अगर मेरे पास होता है, मतलब फुल ट्रायल अगर मेरे अगेंस्ट होगा तो मुझे हार्शर पनिशमेंट मिल सकती है। बट अगर मैं चाहूँ और अपनी इस तरह से एप्लीकेशन दे दूँ प्ली बार्गनिंग की, तो कहीं ना कहीं जो हार्शर पनिशमेंट है उसको मैं लाइटर पनिशमेंट में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। मतलब हो सकता है ना कि मतलब किस तरीके से जज को लगेगा कि भाई उसने अपनी गलती मान ली है, तो दैट्स वाई उसकी सज़ा थोड़ी बहुत कम कर देगा। अब हम देखें कि किस तरीके से जो प्ली बार्गनिंग का जो प्रोसेस है स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा भाई कि जो श्याम है यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कहाँ पे, लोकल ग्राम न्यायालय में रिलेटेड टू द प्ली बार्गनिंग। और यहाँ पे जो न्यायाधिकारी है डिस्कस करेंगे फिर दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा, मतलब दोनों ही पार्टीज़ जो यहाँ पे रामोशा दोनों से डिस्कस करेंगे एंड दे एग्री दैट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली न्यायाधिकारी के द्वारा दोनों ही पार्टीज़ के साथ डिस्कस किया जाएगा कि भाई जो मिस्टर श्याम है उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन फाइल करी है प्ली बार्गनिंग की, और इसके थ्रू वो जो है कहीं ना कहीं प्लीड कर रहे हैं अपनी गिल्टी को, यानी अपनी गिल्टी को कहीं ना कहीं जो उन्होंने चोरी करी है, जो चोरी के जो चार्जेस जो उनके ऊपर लगे हुए हैं उस गिल्टी को कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बिहाफ में हमने डिसाइड किया है कि हम उनका जो भी सेंटेंस है, ठीक है, जो सज़ा है उसको कम कर देंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ग्राम न्यायालय हैं वो जो पहले उनको इम्प्रिजमेंट की सज़ा देने वाले थे, बट क्योंकि इन्होंने इस तरीके से अपनी जो चार्जेस है उसको कबूल कर लिया, तो यहाँ पे जो उनका इम्प्रिजमेंट की सज़ा है उसे कन्वर्ट करके जो है कुछ भी कर सकते हैं। मान लो लेसर पनिशमेंट कर सकते हैं हम, या फिर एज अ कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस के लिए बोल सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस यानी कि यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि आपको बेसिकली विलेज पार्क है उसको मेंटेन करना है आपकी सज़ा ये, क्योंकि देखो विलेज के अंदर आप कितनी बड़ी सज़ा आप दे नहीं सकते हो, कि देखो चोरी बहुत छोटी सी है, साइकिल की चोरी है, अब कितनी आप सज़ा दोगे, एक हफ्ते की जेल रखोगे या फिर फ़ाइन देने के लिए आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मेन अगर अब डिपेंड करता है न्यायाधिकारी किस तरीके से जो है सज़ा यहाँ पे देते हैं। तो अगर मान लो वो कम्युनिटी सर्विस के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पे उसको बेसिकली उस पर्सन को यानी श्याम को जो है हेल्प करना पड़ेगा
जो भी कम्युनिटी सर्विस के लिए देने के लिए। एंड यहाँ पे इस तरीके से वो मेंटेन कर सकते हैं कोई भी विलेज पार्क है, ठीक है। अगर वो इस तरीके से देखो काम करेंगे ना तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा सोसाइटी के अंदर कि अगर इस तरीके से जो है अगली बार वो कभी चोरी करने के सोचेंगे नहीं। और क्योंकि वो इस तरीके से देखो विलेज पार्क को डेवलप कर रहे हैं तो वो भी सोसाइटी के लिए बेनिफिट का चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ें हैं आपको पॉजिटिव वे में अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। या फिर उसको सेंटेंस को एज अ फाइन में भी बदल सकते हैं कि भाई आपको इतना फ़ाइन देना पड़ेगा। इस तरीके से देखा जाएगा कि जो पर्टिकुलर केस है वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा काफ़ी स्विफ्टली तरीके से। और कोई भी लेंदी ट्रायल को यहाँ पे हमने यूज़ ना करके, मतलब एक लेंदी ट्रायल को यहाँ पे अवॉइड करके एक स्विफ्ट तरीके से, एक फ्लेक्सिबल तरीके से जो प्रोसीजर को अडॉप्ट करके यहाँ पे इस केस को रिजॉल्व किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो मिस्टर श्याम है कहीं ना कहीं जो भी चार्जेस उन पे लगे थे, यानी जो भी चीज़ें यहाँ पे न्यायाधिकारी ने बोली है करने के लिए, जो भी पेनल्टी के रूप में उन्हें करना पड़ेगा, चाहे फ़ाइन देना हो या फिर कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करनी हो, तो वो सब चीज़ें फिर उनके द्वारा की जाएंगी। इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए, हम कह सकते हैं कि जो प्री बार्गेनिंग का जो कंसेप्ट यहाँ पे लाया गया है ग्राम न्यायालय के अंदर, ये कहीं ना कहीं जो अक्यूज्ड हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं एक मौका दिया जाता है कि भाई अगर कुछ गलती की है तो एक्सेप्ट कर लो और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाए उनके द्वारा, ताकि आपको बहुत ही लीनियंट तरीके से फिर उस हिसाब से जो है सज़ा मिलेगी। इससे जो है बेनिफिट होगा दोनों ही चीज़ों को, आपके जुडिशियल सिस्टम को भी बेनिफिट होगा कि भाई उनका जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा कम होगा, और जो अक्यूज पर्सन है जो जिसके साथ बहुत लेंदी ट्रायल हो सकता था, एक लेंदी जो कह सकते हैं कुछ इम्प्रिजमेंट हो सकता था, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर उसको उससे वो बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली सारे के सारे जो भी फीचर्स थे ग्राम न्यायालय के वो पढ़ लिए। अब हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 इट इज़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश करेगा ग्राम न्यायालय को इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। हाउएवर द एक्ट डज नॉट मेक द सेटिंग अबव ग्राम न्यायालय मैंडेटरी। बट इस एक्ट में देखो ये मैंडेटरी नहीं किया गया कि आपको ग्राम न्यायालय बनाना है या नहीं बनाना, ठीक है। बिकॉज मैंडेटरी हो जाता ना, यानी हर एक स्टेट गवर्नमेंट को करना ही पड़ता। बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं इसकी जो क्रेडिबिलिटी है इसको थोड़ा सा कम कर देती है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट हैव नाउ सेटअप रेगुलर कोर्ट एट तालुका लेवल पे उन्होंने सेटअप करे हैं। फर्दर रिलेक्टेंस ऑफ पुलिस ऑफिशल्स एंड अदर स्टेट फंक्शनरीज टू इन्वोक जुरिस्डिक्शन ऑफ ग्राम न्यायालय, लुक वार्म रिस्पॉन्स ऑफ द बार, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नोटरीज नहीं होती, स्टैम्प वेंडर्स नहीं होते, प्रॉब्लम ऑफ concurrent jurisdiction of regular court or other issues indicated by the state which are coming in the way of operationalization of the ग्राम न्यायालय। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्राम न्यायालय के ऑपरेशनलाइजेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि सही नहीं है, जिसके कारण वो अच्छे से जो है काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बिकॉज देखने को मिलेगा कुछ ऐसे स्टेट में काम करने वाले लोग हैं वो उतना सपोर्ट नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है, ठीक है। यानी मैनी ग्राम न्यायालय सफ़र फॉर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंगे ऑफिस जो भी स्पेस वगैरह होने चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए वो उनके पास नहीं रहता, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, तो किस तरीके से वो ये सब काम कर पाएंगे, ये भी अपने आप में प्रॉब्लम है। दूसरा आप देख सकते हो मैन पावर की शॉर्टेज देखने को मिलती है कि जो ट्रेंड पर्सनल है, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है नोटरीज वगैरह नहीं रहती हैं, स्टैम्प वेंडर्स वहाँ पे जो होने चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं है, जो भी सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह चाहिए वो भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो हम कह सकते हैं जो स्कार्सिटी है यहाँ पे मैन पावर की, कहीं ना कहीं जो स्मूथ ऑपरेशन है ग्राम न्यायालय का उसमें कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट डालती है। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिस तरीके से इंकरेज करती है कि इस्टेब्लिश करो ग्राम न्यायालय को, बट सिर्फ इस्टेब्लिश करने से कुछ नहीं होगा, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो थोड़ी बहुत ज़रूरतें हैं उनकी वो करनी पड़ेगी। एंड एडुकेट फंडिंग जो है इस क्रूशियल है फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम बता सकते हैं किस तरीके से लैक ऑफ अवेयरनेस देखने को मिलेगा अमंग दी लॉयर्स एंड दी पुलिस ऑफिसर्स। बिकॉज ये जो आपके लॉयर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इनके पास कुछ कभी कभार क्या होता है उतनी अवेयरनेस नहीं होती कि ये जान पाएँ कि क्या क्या ग्राम न्यायालय के रोल क्या है, क्या इनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। अगर ये सब चीज़ें उनको पता नहीं होंगी तो कैसे वो फंक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हिंडर्स क्रिएट करता है कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन करने के लिए इन प्रोसेस में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होते हैं वो एक्टिवली कॉपरेट नहीं कर पाते ग्राम न्यायालय के साथ, और इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा डिले होता रहता है प्रोसीडिंग्स में। और जो इम्पैक्ट आना चाहिए कि भाई आप डिमांड कर रहे हो कि स्पीडी ट्रायल हो, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली फिर निकल के नहीं आता। और सबसे मेन चीज़ बात ये आती है कि ओवरलैपिंग,
यानी कि जो आपके ग्राम न्यायालय हैं वो फेस करते हैं समटाइम जुरिसडिक्शन कन्फ्लिक्ट विद द रेगुलर कोर्ट, यानी जिस पर्टिकुलर एरिया में ग्राम न्यायालय बनाए गए हैं, जो सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस जो भी उनके शेड्यूल 1 में क्रिमिनल केसेस या शेड्यूल 2 में जो भी क्रिमिनल केसेस उनके अंडर आते हैं, तो उन मैटर्स के ऊपर देखो ये न्याय देने का काम करते हैं। बट अगर मान लो कोई रेगुलर कोर्ट है, उनकी जुरिसडिक्शन भी मान लो उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसी चीज़ें वो उसके अंडर आती है, तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे ग्राम न्यायालय जो है फेस करेगा जुरिसडिक्शन कन्फ्लिक्ट विद द रेगुलर कोर्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग देयर स्कोप एंड द अथॉरिटीज एसेंशियल, यानी कि ग्राम न्यायालय की जो बेसिकली जुरिसडिक्शन कितना है, उसका स्कोप क्या है, कहाँ पे वो अथॉरिटी उसकी रहेगी, तो इस तरह से क्लैशिंग नहीं होएगा, बिकॉज क्लैश होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नॉर्मल कोर्ट है वो भी सफ़र करेगा, और ग्राम न्यायालय जो सफ़र करता है तो वो भी सफ़र करेगा, तो वहाँ पे क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे जो बात की गई है किस तरीके से जो स्टेट फंक्शनरीज होती है काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट फील करती है इन्वोक करने के जुरिसडिक्शन ऑफ ग्राम न्यायालय, कि भाई ग्राम न्यायालय कहाँ कहाँ पे काम करेंगे, क्या करेंगे, तो वहाँ पे उनको हेजिटेशन देखने को मिलता है। तो ओवरकमिंग दीज रिलेक्टेंस टू इज क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन, यानी ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर ठीक हो पाती हैं तो ग्राम न्यायालय भी उस इफेक्टिव तरीके से ऑपरेशनलाइज हो पाएगा जिस इफेक्टिव तरीके से हमने सोचा था, यानी जो एम था इसको सेटअप करने का कि किस तरीके से डोर स्टेप के थ्रू हम जो है हर एक गरीबों को जस्टिस प्रोवाइड कर सकें, तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड की जाएगी अगर ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि द इश्यूज अफेक्टिंग ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ग्राम न्यायालय वर डिस्कस्ड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ सिविल जस्टिस हाई कोर्ट एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट इन अप्रैल 2013, and it was decided in the conference that the state government and the high court should decide the question of establishment of gram nyayalayas as wherever feasible, taking into account their local problems. The focus is on setting up gram nyayalayas in the talukas where regular court have not been set up. तो मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे जो भी इश्यूज़ है सबसे पहले उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए देखा जाएगा कि देखा गया था कि 2013 के अंदर आपके जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की और जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट्स के, इनके बीच में कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भाई ये जो ग्राम न्यायालय की ऑपरेशनलाइजेशन में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं भाई इसको टैकल करना तो ज़रूरी है, बिकॉज जो यूटिलिटी हम सोच के बैठे थे वो निकल के नहीं आ पा रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की चीफ मिनिस्टर्स के साथ, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है हाई कोर्ट है वो डिसाइड करे सबसे पहले कि क्या मतलब क्या उन्हें ज़रूरत है ग्राम न्यायालय बनाने की, अगर ज़रूरत है तो किस लेवल तक ज़रूरत है, बिकॉज देखो ऑलरेडी तालुकास लेवल पे आपके कोर्ट बने हुए हैं, उनका भी कुछ एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उनका जुरिसडिक्शन का जो एरिया वहाँ पे ग्राम न्यायालय को भी घुसा रहे हो। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप डिसाइड करो कि द क्वेश्चन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम न्यायालय वेर एवर फिजिबल एंड टेक इन टू अकाउंट द लोकल प्रॉब्लम्स को भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अदर कोर्ट्स अगर वहाँ पे नहीं हैं तब आप देखो किस तरीके से वहाँ पे ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश किया जाएगा, बिकॉज ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहाँ पे स्टैब्लिश कर दो बट उनकी ऑपरेशनलाइजेशन के लिए कुछ वहाँ पे सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं है, लोग ही नहीं है, मैन पावर नहीं है, कोई असिस्टेंस ही नहीं मिल पा रही उन्हें, तो फिर वो काम सही से नहीं हो पाएगा। एंड यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको मेनली फोकस करना है ऐसे एरियाज़ में आप ग्राम न्यायालय बनाओ जहाँ पे तालुकास लेवल पे जहाँ पे रेगुलर कोर्ट वहाँ पे सेटअप नहीं है, क्योंकि रेगुलर कोर्ट नहीं है तो जो बात की जा रही है कि ओवरलैप करेंगे जुरिसडिक्शन, तो वो भी पॉसिबिलिटी फिर कम हो जाएगी, ठीक है। और मेन चीज़ देखो ये है कि कुछ भी आप वहाँ पे सेटअप कर लो, चाहे लोक अदालत बना लो, ग्राम न्यायालय बना लो, कुछ भी कोर्ट बना लो, देखो मेन चीज़ क्या है कि जो जनता है वहाँ की जो मेन कॉमन पीपल है उनको जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ में कहीं ना कहीं उनको डिनाई ना हो, वो जस्टिस कहीं ना कहीं लेने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो एम होना चाहिए भले वो काम कोई भी करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड हमारा जो टॉपिक है आज का कमर्शियल कोर्ट। अगर हम देखें इसके बारे में तो कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 में आया गया था जिसके थ्रू बात की गई है कि बनाया जाएगा कमर्शियल कोर्ट्स को एंड कमर्शियल एप्लीट कोर्ट्स को, एंड कमर्शियल डिवीजन होगा, कमर्शियल एप्लीट डिवीजन होगा इन द हाई कोर्ट्स में फॉर एजुकेटिंग कमर्शियल डिस्प्यूट फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी जो स्पेसिफाइड वैल्यू यहाँ पे डिसाइड की गई है उन केसेस को कहीं ना कहीं सुना जाएगा इनके द्वारा। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कमर्शियल कोर्ट यहाँ पे जो भी कमर्शियल मैटर्स हैं उनको डील करेंगे, और इस कमर्शियल कोर्ट के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन अगर अपील के फॉर्म में अगर मान लो कोई पर्सन को अपील डालनी है तो वो कहाँ पे डालेगा, कमर्शियल अपीलीट कोर्ट के अंदर डालेगा, ठीक है। और हाई कोर्ट के अंदर अपनी ही खुद की जो है कमर्शियल डिवीज़न बैठी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ कमर्शियल डिस्प्यूट को जो है सुन सकता है, और इस कमर्शियल डिवीज़न के द्वारा अगर मान लो कोई भी जजमेंट दिया गया है उस पर्सन को जो भी आपका पार्टीज है उस पार्टी को अगर अपील करनी है तो उस कमर्शियल डिवीज़न की जो भी जजमेंट है उसकी अपील जो है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के अंदर एक और डिवीज़न बनाई गई है जो है कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न, वो बेसिकली उस अपील को सुनेगी, ठीक है।
Under the Act, the commercial dispute is defined broadly to mean dispute arising out of ordinary transaction of merchants. यानी कि कमर्शियल मतलब बात की जा रही पैसों से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है जो कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन हो रही है मर्चेंट से, बैंकर है, फाइनेंशियल कोई मतलब फाइनेंशरीज है, ट्रेडर्स है, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट निकल के आ रहा है तो उन सबको सुनने का काम ये सारे कमर्शियल कोर्ट करेंगे। साथ ही साथ सच एज दोज रिलेटेड टू द मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट है, जॉइंट वेंचर है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, इंश्योरेंस है, इसके अलावा कोई भी अदर एरियाज़ है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आता है तो यहाँ पे सुना जाएगा। इसके अलावा बात करें जो आपका ये कमर्शियल कोर्ट एक्ट है 2015 का, ये बात करता है कि किस तरीके से जो कमर्शियल कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन जो होगा, जो पर्टिकुलर वैल्यू की बात की जा रही है तो 1 करोड़ से ऊपर के जो भी अगर मान लो कुछ ऐसे डिस्प्यूट आते हैं तो उनको सुनने की पावर कमर्शियल कोर्ट के पास होगी और ये बेसिकली हैंडल कर सकते हैं सिविल एज वेल एज कमर्शियल मैटर्स को। अब हम बात करें कि जो पर्टिकुलर एक्ट है ये एम्फेसाइज करता है कि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होना चाहिए केसेस का। देखो बनाए इसलिए गया है कि हमें ऐसा कोड बनाना है जहाँ पे जो भी केसेस आ रहे हैं वो बहुत तेज़ी से जो है कहीं ना कहीं उनको जो है सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए बेसिकली। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आपको बहुत स्पीडी तरीके से काम करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समरी प्रोसीजर को यहाँ पे कहीं ना कहीं लेके आओ, बिकॉज समरी प्रोसीजर ऑब्वियसली मैंने बहुत बार आपको समझा दिया, आई एम श्योर आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि समरी प्रोसीजर मेनली यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है जो एविडेंसेस है उसके बेसिस पे बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से यहाँ पे चीज़ों को देख कर ही जो है इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पाया जाता है। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि समरी जजमेंट को यहाँ पे बात की जा रही है और केस मैनेजमेंट हेयरिंग होगा, प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन की भी बात की जा रही है। और ये तो आपने मैंने देखी बताई दी आपको कि इस तरीके से कमर्शियल कोर्ट में अगर मान लो कोई भी जजमेंट होता है तो उसका अपील आप जो है कमर्शियल एपीलेट कोर्ट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ये जो एक्ट है यहाँ पे अलाउ करता है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पेंडिंग केसेस को टू द कमर्शियल कोर्ट के अंदर। और यहाँ पे बेसिकली इस एक्ट ने अमेंड कर दिया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1908 को फॉर स्पेसिफिकली फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए, यानी कमर्शियल डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए इस पर्टिकुलर कोड के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है ताकि उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होगा बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो केस जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया सकें। एंड साथ ही साथ ये जो एक्ट है बात करता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करना है, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कोर्ट पर्सनल को, एंड हाई कोर्ट जो है यहाँ पे इशू करते डायरेक्शन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। और ये जो एक्ट है ओवरराइडिंग करता है इफेक्ट ऑफ अदर लॉज कॉन्करिंग द कमर्शियल डिस्प्यूट जो भी आता है उसके केस में। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बना सकते हैं। एंड द प्रोविजन एड्रेसिंग द प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं तो उसके केस में देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल को फ्रेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन होगी कि कमर्शियल कोर्ट को बेसिकली कहाँ पे बनाया जाएगा। देखो कमर्शियल डिवीज़न तो आपका फिक्स है हाई कोर्ट के अंदर होगा, बट जो आपका कमर्शियल कोर्ट है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सो दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट है उनको सुनने की पावर जो है कमर्शियल कोर्ट के पास होगी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ने बता दिया कि जो स्पेसिफिक वैल्यू है 1 करोड़ से ऊपर तक के जो केसेस को सुन सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को यहाँ पे देखा जाएगा। एंड जो कमर्शियल कोर्ट है बेसिकली एजुकेट कर सकते हैं डिस्प्यूट रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो, ट्रेड है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। एंड ये जो है कहीं ना कहीं फॉलो करेगा कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के जो भी प्रोविजंस है उसके हिसाब से जो है काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मान लो मिस्टर गुप्ता जो कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर है, ठीक है, वो बेसिकली स्यू करते हैं मिस्टर पटेल को जो कि सप्लायर हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे ब्रीच हुआ है। अब ये जो डिस्प्यूट है उसका सब्सटेंशियल अमाउंट जो है 1 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, तब ये डिस्प्यूट जो है आपका कमर्शियल कोर्ट के अंदर जाएगा। अब ये जो केस है फाइल किया जाएगा कमर्शियल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से जो कोर्ट एग्जामिन करेगा आपके एविडेंसेस को देखेगा, फिर जो भी आर्गूमेंट्स है वो सब चलेंगे, फिर जो भी एविडेंसेस के बेसिस पे जो है यहाँ पे रीजनेबल टाइम के अंदर जो है जजमेंट लिया जाएगा, ठीक है। फिर वहीं हम बात करें कमर्शियल डिवीज़न की तो वो आपको देखने को मिलेगा आपको हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पावर है उसके तहत जो है कमर्शियल डिवीज़न को बनाया गया है। और कमर्शियल डिवीज़न जो है हैंडल करेगा सूट्स को, एप्लीकेशंस को रिलेटेड टू द कमर्शियल डिस्प्यूट जो भी एक स्पेसिफाइड वैल्यू की होंगी उनको देखा जाएगा। और इस कमर्शियल डिवीज़न को ऑपरेट किया जाएगा विद इन द हाई कोर्ट इटसेल्फ, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो कमर्शियल डिवीज़न जो है फोकस करते हैं स्पेशलाइज एजुकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कमर्शियल केसेस पे ध्यान देते हैं। एंड इंश्योर करते हैं द जज विद एक्सपर्टीज़ इन कमर्शियल लॉ, यानी ऐसे जजेस हों जिनका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए कमर्शियल लॉ के ऊपर,
वो कहीं ना कहीं हैंडल करे इन सारे मैटर्स के ऊपर। बिकॉज देखो, ऐसा कोई जज जैसे कमर्शियल मैटर के ऊपर कहीं ना कहीं उनको पता है कि एसोसिएटेड लॉज क्या हैं, उनके पर्टिकुलर एक्ट क्या हैं, किस एक्ट के थ्रू कितनी सजा दी जाती है, कैसे उसको डील करना है, तो वो बहुत अच्छे से उसे है उन मैटर को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजंस की, यानी वाइल इंट्रोड्यूसिंग द कमर्शियल कोर्ट बिल 2015 तक इन पार्लियामेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट गेव द फ्लोइंग रीजंस दिए थे कि क्यों हम ये पर्टिकुलर बिल को लेके आ रहे हैं और क्या रीज़न है कमर्शियल कोर्ट को बनाने का। तो वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। पहला कि द प्रपोजल टू प्रोवाइड फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ हाई वैल्यू कमर्शियल डिस्प्यूट, मतलब बहुत सारी देखो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो चलती रहती है, मान लो एक जगह से प्रोडक्ट बन रहे हैं, दूसरी जगह सप्लाई हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे ट्रेड पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट आता है ना, तो आप ट्रेड में इसका इम्पैक्ट देख सकते हो कितना ज़्यादा होगा। और क्योंकि इंडिया में इंटर स्टेट ट्रेड चलता है, इंट्रा स्टेट ट्रेड चलता है, और आपको देखने को मिलेगा इंडिया बाहर वाली कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऐसी चीज़ों में अगर कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है तो तुरंत और जल्दी से जल्दी इन मैटर को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला गया इट हैज़ बिन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फेस कर रही थी। द हाई वैल्यू कमर्शियल डिस्प्यूट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ की ज़रूरत होती है। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट है वो आपको नॉर्मल डिस्प्यूट से थोड़ा सा अलग दिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन ऑफ लॉ की किस लॉ के द्वारा क्या सज़ा देनी है इस डिस्प्यूट में। अगर मान लो किसी ने इस टर्म को मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में मान लो ये टर्म लिखी थी कि भाई इतने टर्म के अंदर जो है ये जो गुड्स की सप्लाई है मान लो इस टाइम पे हो जानी चाहिए थी, बट सामने वाले ने ना ही गुड्स की सप्लाई नहीं करी, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोल रहा है कि भाई उस सामने वाली पार्टी ने मुझे पैसा नहीं दिया क्योंकि उसका पैसा रुका हुआ है, दैट्स वाई मैंने यहाँ से सप्लाई नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत टेक्निकल होती हैं और बहुत ज़रूरी है कि ऐसे केस में अगर मान लो कुछ चीज़ हुआ है तो कैसे लॉ बनाया जाए, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या सजा दी जाए। तो ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज़ की यहाँ पे ज़रूरत होती है। Therefore, there is a need to provide for an independent mechanism होना चाहिए for the early resolution के लिए। The early resolution of commercial dispute shall create a positive image to the investor world about the independent and the responsive India legal system। यानी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि देखो इन्वेस्टर्स जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, आप भी जानते हो, और उन इन्वेस्टर्स का पैसा जो लगा हुआ है हमारे जो है बिजनेसेस के ऊपर, वो बिज़नेस कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हम उसको टाइमली रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो जो इमेज है ना इंडिया की कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती है। और इस कारण से जो इन्वेस्टर्स है कहीं ना कहीं फिर इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। तो ऐसे टाइम पे देखो डिस्प्यूट तो चाहे वो इंडिया की बात करो या अमेरिका की बात करो कहीं ना कहीं होंगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई बिजनेस चल रहा है वहाँ पे कोई डिस्प्यूट ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो। तो मेन चीज़ ये है कि कहीं पे भी डिस्प्यूट हो बट मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आप बहुत कम टाइम में जब डिस्प्यूट को जो हैंडल कर पा रहे हो। तो उससे क्या होगी, आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनेगी वर्ल्ड में कि हाँ कि इंडिया जैसी कंट्री में जो उनका लीगल सिस्टम है देखो कितना अच्छा स्ट्रांग है कि वो ऐसे डिस्प्यूट को टाइमली जो है रिजॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 253rd रिपोर्ट has recommended for the establishment of the commercial court, commercial division and the commercial appellate division in the high court for the disposal of commercial dispute of specified value. Based on the above recommendation of the law commission, the said bill जो भी आपका यहाँ पे बात की जा रही है इस पर्टिकुलर बिल की, कमर्शियल कोर्ट बिल 2015 की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ द सेट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एज प्रोवाइडेड इन द सेट बिल। ऑल द सूट्स appeals or application related to the commercial dispute of specified value are to be dealt with commercial court के द्वारा किया जाएगा, और साथ साथ commercial division जो कि हाई कोर्ट्स वो भी इसको डील करेंगी। द प्रपोज्ड बिल शेल एक्सेलरेट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा इंटरनेशनल इमेज जो है इंडियन जुडिशरी डिलीवरी की, ठीक है, यानी इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की यहाँ पे कहीं ना कहीं इमेज जो है इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। एंड जो फेथ है इन्वेस्टर वर्ल्ड का इन द लीगल कल्चर ऑफ द नेशन वो भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं फीचर्स की कि द स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट कमर्शियल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द जुरिडिक्शन ओवर द कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू का जो होगा आपका कमर्शियल कोर्ट जो है कहीं ना कहीं डिस्प्यूट को सुनेगा। बट द स्टेट गवर्नमेंट में विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट हैव ऑर्डनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी एक अपनी ऑर्डनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है। ओरिजिनल वर्ड कहीं ना कहीं आप सब यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे। ओरिजिनल का मतलब है अगर मान लो कोई भी एक ऐसा डिस्प्यूट होता है
वो डायरेक्टली जो है फर्स्ट इंस्टेंस में आपके हाई कोर्ट के पास आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के पास पावर है, तो इस पावर को यूज़ करके जो है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो है कमर्शियल डिवीजन बनाई गई है, एज वेल एज हाई कोर्ट जो है इस पावर का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूट करता है कमर्शियल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट में एक्सेप्ट द टेरिटरीज ओवर विच द हाई कोर्ट हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो द स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी कमर्शियल एप्लीट कोर्ट को एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाएगा, यानी कमर्शियल कोर्ट भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो कमर्शियल एप्लीट कोर्ट है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा टू एक्सरसाइज द एप्लीट जुरिस्डिक्शन ओवर द कमर्शियल कोर्ट बिलो द स्टेट जज लेवल। यानी कि अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की बात की जा रही है, वहाँ पे आपका मुंबई हाई कोर्ट है, और मुंबई हाई कोर्ट के पास एक अपनी ओरिजिनल मतलब ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पावर है ओवर द मुंबई सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है रिकॉग्नाइज करती है उसकी जुरिस्डिक्शन को, और सपोज अगर मान लो कोई भी एक ऐसा डिस्प्यूट है जो कि मुंबई में ही अराइज हुआ है और उसका अमाउंट जो है कहीं ना कहीं 1 करोड़ से ऊपर का है उस कमर्शियल डिस्प्यूट का, तो ये जो केस है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो कमर्शियल कोर्ट है विद इन द मुंबई वहाँ पे जाएगा। इफ़ आइदर पार्टी इज डिससेटिस्फाई होती है विद द कमर्शियल कोर्ट डिसीजन, यानी कमर्शियल कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वहाँ पे दोनों ही पार्टी जो है डिससेटिस्फाई होती है कि भाई हमें जो यहाँ पे डिसीजन मिला है सही नहीं मिला, तो इसी मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कमर्शियल एप्लीट कोर्ट बनाया गया है, और वो पर्टिकुलर अपील आप कमर्शियल एप्लीट कोर्ट में कर सकते हो डेजिग्नेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे के आपको देखने को मिलेगा, यानी जो आपका कमर्शियल एप्लीट कोर्ट है दिस इज डेजिग्नेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो कमर्शियल एप्लीट कोर्ट है रिव्यू करेगा केस को, फिर से देखेगा एंड कंसिडर करेगा लीगल आर्गूमेंट्स जो भी उसमें है वो इसको कंसिडर करेगा, आइदर अपहोल्ड करेगा, यानी जो जजमेंट बेसिकली दी गई है कमर्शियल कोर्ट के द्वारा उसको अगर उसको लगेगा कि भाई ये चीज़ें जो है सही बोली गई है तो उसको अपहोल्ड कर देगा और डिसीजन को, या फिर उसको लगता है कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं तो फर्दर जो लोअर कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया, यानी जो आपका कमर्शियल कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया उसको मॉडिफाई भी कर सकता है आपका ये एप्लीट कोर्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो बनाने का मेन पर्पस सही है ताकि केसेस को जो भी डिस्प्यूट है उसको इफेक्टिवली विद इन द स्टेट जो है रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इसको डेजिग्नेट करते हैं। अब हम देखते हैं ऑल दी हाई कोर्ट हैविंग, हर एक हाई कोर्ट के पास जो है अपनी ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन होती है, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कमर्शियल डिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन ओवर द कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू इन द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो चीफ जस्टिस हैं वो कहीं ना कहीं कमर्शियल डिवीजन बनाते हैं, एंड अगर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक वैल्यू का जो अभी डिस्प्यूट होगा वो यहाँ पे कमर्शियल डिवीजन के पास भी आ सकता है। एंड चीफ जस्टिस जो है ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट शेल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कमर्शियल एप्लीट डिवीजन को भी, जो हेयर करेगा अपील्स ऑफ अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमर्शियल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके कमर्शियल कोर्ट है एज वेल एज कमर्शियल एप्लीट कोर्ट है, तो जो कमर्शियल कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसको अपील आप यहाँ पे कर रहे हो कमर्शियल एप्लीट कोर्ट पे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि अगर मान लो कमर्शियल कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसकी अपील आप चाहो तो डायरेक्टली आप कमर्शियल डिवीजन जो है कमर्शियल एप्लीट डिवीजन जो है हाई कोर्ट का वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो एप्लीट इट हेयर्स अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमर्शियल कोर्ट, यानी कमर्शियल कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं जो भी जजमेंट दिया गया है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उनकी अपील को भी सुनने का काम आपका ये जो डिवीजन बेंच है, यानी जो एप्लीट डिवीजन बेंच है कमर्शियल एप्लीट डिवीजन बेंच है ये भी सुन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका कमर्शियल एप्लीट कोर्ट बना रखा है सिर्फ वही सुनेगा, नहीं, ये जो हाई कोर्ट के अंदर जो कमर्शियल एप्लीट डिवीजन बना रखा है ये भी सुन सकता है कमर्शियल कोर्ट के डिसीजन को, और बाकी साथ साथ जो कमर्शियल डिवीजन है हाई कोर्ट का अगर वो डिसीजन देता है तो उसका डिसीजन तो भाई अपील के फॉर्म में आपका कमर्शियल एप्लीट डिवीजन में ही जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट शेल नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीज़ और सच हाई वैल्यू एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अब आपको देखने को मिलेगा रिसेंट बात करें तो 2018 में द स्पेसिफाइड वैल्यू जो है कमर्शियल डिस्प्यूट की रिड्यूस कर दी गई है फ्रॉम अर्लियर 1 करोड़ से टू 3 लाख रुपीज़ कर दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अभी अपडेटेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया प्रोविजन इज मेड फॉर कंपल्सरी mediation before institution of a suit which does not contemplate any urgent interleave. In this regard, the pre-institution mediation and settlement mechanism is introduced. Further, the central government may empower the authorities constituted under the Legal Service Authority Act 1987 for the purpose of pre-institution mediation, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है
अगर आपको लगता है कि कोर्ट से पहले, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल कोर्ट थोड़ा सा टाइम तो लेती है, बट क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपके जो भी डिस्प्यूट है, कमर्शियल डिस्प्यूट है, वो अगर मीडिएशन के थ्रू अगर सॉल्व हो सकते हैं, यानी कोर्ट के बाहर आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं खुला हुआ है, ठीक है। तो यानी ये जो प्रोविजन है कंपलसरी, मेड फॉर द कंपलसरी मीडिएशन बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट विच डज नॉट कंटेम्पलेट एनी अर्जेंट इंटर रिलीफ, यानी अगर में अर्जेंट नहीं है, ठीक है, तो यानी कि आप इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है, इस मेथड के थ्रू भी आप जा सकते हो। बिकॉज देखो, इसको लाया इसलिए गया था, जो आपका ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सिस्टम है वो इसलिए लाया गया था कि आप नॉर्मल कोर्ट में जहाँ टाइम लगता है वहाँ पे आप मीडिएशन के थ्रू, कंसिलेशन के थ्रू अपनी चीज़ों को एक कह सकते हैं टाइमली जो है इसको रिजॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी एम्पावर करता है इन सारी अथॉरिटीज़ को। कौन कौन सी अथॉरिटीज़ थी, जैसे कि आप जानते हो नालसा है, सालसा है, डालसा है, तालुक लेवल पे जो आपकी कमेटी देखने को मिलेगी। तो ये सब कमेटीज़ जो अथॉरिटीज़ हैं जो बनाई गई हैं अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, इनको भी बताया, इन जो अथॉरिटीज़ है इनको भी बेसिकली इसके काम के लिए लगाया गया है कि आप भी जो है इस तरीके से प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन करवाने के लिए काम कर सकते हो अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट आते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो कमर्शियल कोर्ट है ये फिनिश हो चुका है। एंड काफ़ी अच्छा लगा कि इन्होंने ये सब चीज़ों को भी लेटेस्ट जो 7th एडिशन है उसमें ऐड ऑन किया है, सो दैट आप लोगों को भी ये सारी नॉलेज जो है कहीं ना कहीं इस लेवल पे जो है आ पाएगी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा हमारे साथ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके।